हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली कनाडा आने के बाद सबसे पहला जो सवाल मुझसे सब कर रहे थे कि आप कनाडा कैसे पहुंचे, कौन सा ऐसा वीज़ा है जो आपने लगवाया है, क्या आपकी कॉस्ट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं। तो सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि सबको गाइडेंस मिल जाए। तो बेसिकली जो ये जिस वीज़ा पे मैं यहाँ पे आया हूँ वो है स्टडी परमिट, और इसे कहते हैं एसडीएस स्ट्रीम। बेसिकली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है। लकीली पाकिस्तान भी इस स्ट्रीम में इंक्लूड है। कनाडा के लिए कुछ अरसे पहले तक नहीं था, लेकिन अब इंक्लूड है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो इस वीज़ा स्ट्रीम में इंक्लूड हैं। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बेसिकली आपको ये एक तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन सी ऐसी जो प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कैरियर को से अलाइन है। तो वो सबसे पहले तो आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद तकरीबन तकरीबन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन जो उसका प्रोसेस होता है वो तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का होता है। और ये जो टाइम होता है, अगर आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा हुआ है तो वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है और काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये रिकमेंडेड किया जाता है। जब मैं कर रहा था तो मुझे भी जो गाइड कर रहा था उसने भी यही कहा था कि भाई तकरीबन जो है वो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो लकीली मुझे मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई थी। एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ऑफ़र आ गई थी। मैंने मैकमास्टर यूनिवर्सिटी चूज़ करी जो ओंटारियो में है। और बेसिकली ये है डीएलआई इंस्टीट्यूट्स। जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी डीएलआई इंस्टीट्यूट है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपने चूज़ करना है और ये देख लेना है कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो वो डीएलआई की लिस्ट में है या नहीं। वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी डीएलआई अप्रूव्ड है या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने जो सबसे पहले करनी है, एक तो एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने के बाद जो है वो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने देख लेनी है अपने कोर्स के हिसाब से। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आइल्स की। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट जो आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि सीआईसी ने जो है वो और ज़्यादा कम कर दी है, लेकिन वो है वीज़ा की रिक्वायरमेंट। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार वहाँ की अलग रिक्वायरमेंट है, यहाँ की अलग रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल अलग रिक्वायरमेंट है। जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन जो आपको एडमिशन देती हैं वो तकरीबन 6.5 जो बैंड्स होते हैं आइल्स के उसके अंदर देती है, और नॉट लेस देन 6 इन ईच। अगर आपका कोई बैंड है, फॉर एग्जांपल लिसनिंग है या रीडिंग है या राइटिंग है, अगर उसमें 5.5 बैंड्स आएँ तो वो यूनिवर्सिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगेन, हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की। हो सकता है वहाँ पे पीटीई भी एक्सेप्टेबल हो सकता है सेल्फिप भी एक्सेप्टेबल हो। ये आपको हर यूनिवर्सिटी के जो आपका कोर्स है उसका जो बेसिकली जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको हर एक चीज़ जो है वहाँ पे मेंशन होती है, वहाँ पे आपको जाके देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गया आइल्स इन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है जो एसडीएस स्ट्रीम के लिए है, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तब उनको चाहिए होती है। तो उसके लिए जो है वो लीनियंसी अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो करी है। बेसिकली पहले तो उन्हें ओवरऑल जो है वो 6 चाहिए होते थे, विथ नॉट लेस देन 6 इन ईच। लेकिन अब जो है उन्होंने क्या करा है कि कुछ बच्चे होते थे उनके ओवरऑल 6 तो आ जाते थे, लेकिन कुछ बैंड्स ऐसे होते थे जिसके अंदर 5.5 या कुछ इस तरीके से आ जाते थे। कुछ बैंड्स होते थे उसमें 7 आ जाते थे, 6.5 आ जाते थे। तो ओवरऑल उनका 6 तो बन जाता था, लेकिन कुछ बैंड्स होते थे जिसमें से 5.5 या 5 कुछ इस तरीके से आ जाते थे। तो अब उन्होंने जो है वो ये एक नया रूल जो है वो अभी निकाला है कि ओवरऑल उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो 6 चाहिए। उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि कितने बैंड्स हैं आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में। तो अगर किसी में 5.5 भी हैं तो ये एक्सेप्टेबल है अब, लेकिन सिर्फ वीज़ा के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स
डिफरेंट है हर कोर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए आपने आइल्स देना है, और कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो 6.5 बैंड जो हैं वो उसके अंदर आपको एडमिशन दे देती हैं। जीपीए की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए अलग से बात करेंगे। तो एक तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए, वो है फर्स्ट ईयर फ़ी पे करनी है आपको। बेसिकली जो नॉर्मल वे है वीज़ा अप्लाई करने का कनाडा का, वो है उसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्स समझ लो आप लोग के कभी कभी 6 मंथ भी हो जाते हैं, कभी कभी 1 ईयर भी मैंने कुछ देखा है, कभी कभी 2 और 3 मंथ्स में भी आ जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली ट्राई करते हैं कि आपको 20 डेज़ 20 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा दे दें। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपको ये बेसिकली वीज़ा जो जो भी आपका प्रोसेस होता है, जो भी डिसीजन होता है, ये दे देते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपने चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, डीएलआई के बारे में बता दिया कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, उसमें आपने एडमिशन लेना है। लैंग्वेज के लिए आपने आइल्स देना है, या डिफरेंट जो भी मैं कुछ पोस्ट कर दूंगा कि जो जो एक्सेप्टेबल है लैंग्वेज टेस्ट वो, और उनकी क्या क्या मार्किंग एक्सेप्टेबल हैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। आप देख भी सकते हैं। जो थर्ड चीज़ है वो है ट्यूशन फ़ी। तो बेसिकली एसडीएस स्ट्रीम में आपने फर्स्ट ईयर ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करनी है। जो भी आपकी फ़ी है, फॉर एग्जांपल आप 2 ईयर कोर्स कर रहे हो और उसकी टोटल फ़ीस है $40,000, तो आपने क्या करना है कि $20,000 आपने अपफ्रंट पे कर देना है, और उसकी जो रिसिप्ट है वो आपके वीज़ा जब एप्लीकेशन आप फिल करोगे उसके अंदर आपको अपलोड करनी होगी, उसके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब आप ये कर देते हो, अब वो कैसे फ़ीस पे करनी है, वो उसके डिफरेंट तरीके हैं, उसके लिए भी अलग से बात होगी। तो वो कैसे करनी है, क्या करनी है, वो फिर हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आपने ये पे करना है। तो बेसिकली मोटा-मोटा खर्चा जो है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। तो ये होगा, तो फर्स्ट ईयर की फ़ी आपने पे कर देनी है, उसकी रिसिप्ट जो है वो आपको चाहिए होगी, फिर वो जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएँगे। इसके अलावा आपने जो है वो जीआईसी पे करनी है। अच्छा, जीआईसी बेसिकली क्या है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आप जो हो वो 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो कैनेडियन बैंक अकाउंट खुलवाते हो आने से पहले, वीज़ा फाइल करने से पहले। और ये बेसिकली पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसके थ्रू आप भिजवाते हो। जो आपके डिफरेंट बैंक्स हैं, जैसे मैंने पाकिस्तान से अप्लाई करा था, तो पाकिस्तान में मीज़ान बैंक है जो सबसे अच्छा इसको जो है वो टैकल करता है। तो उसके थ्रू मैंने जो है वो अप्लाई किया था, और तकरीबन 3 to 4 डेज़ का प्रोसीजर होता है ये। बैंक में पैसे भेजने के बाद आपको रिसिप्ट आ जाती है बैंक की तरफ से। ये डिफरेंट कुछ बैंक्स हैं जो कनाडा में, नोवा स्कॉशिया बैंक है, सॉरी नोवा स्कॉशिया नहीं, स्कॉशिया बैंक है, सीआईबीसी बैंक है, और भी कुछ बैंक्स हैं, उसकी लिस्ट भी मैं पोस्ट कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो ये जो 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने अपनी जो भी पर्टिकुलर कंट्री वहाँ से भिजवाने हैं, ये कैनेडियन बैंक अकाउंट में यहाँ जमा हो जाएंगे, और उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपने एप्लीकेशन में लगाना होगा। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन, ये जो पैसे आपने भेजे हैं यहाँ पे, ये आप ही के पैसे हैं। और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपको मंथली मिलते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं यहाँ पे लैंड किया था और यहाँ पे आके मैंने जो है वो अपॉइंटमेंट लिया था बैंक से, तो उस बैंक ने मुझे तकरीबन समझ लें जो पहले महीने में जो पैसे मुझे दिए थे वो $2,000 दिए थे। और उसके बाद वो बाय मंथली जो है वो आपको 730 750 डॉलर जो भी आप पैसे भिजवाते हो उस हिसाब से वो यहाँ पे जो है वो भेजते रहते हैं। तो आपका ये होता है कि बर्डन नहीं होता। बच्चे कभी ये भी करते हैं कि इसको फ़ीस के लिए यूज़ करते हैं। ये जितने भी पैसे हैं ये आपको मिलेंगे, लेकिन मंथली आपको मिलते रहेंगे। आप इससे अपनी फ़ीस भरो या अपना रेंट पे करो या अपना ख़र्चा निकालो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो एक और चीज़ है जो आपने करनी है, ये हो गया जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। एक और चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है, पुलिस सर्टिफिकेट निकलवाना है। बेसिकली मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था, तो मैंने अपना जहाँ पे भी मैं रहता था वहाँ के जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक फॉर्म फिल किया था, और मेरा पुलिस सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ गया था।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ उनको इश्यूज होते हैं तो आपको जाना भी पड़ता है, वहाँ पे जाके बात भी करनी पड़ती है और वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली पीसीसी कहलाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप अपफ्रंट मेडिकल करा सकते हो। बेसिकली आपने जो है वो अपना मेडिकल डेजिग्नेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं हर कंट्रीज़ में, तो वो आपने सर्च करना है आपका कौन सा है। वहाँ पे जाके आपको जो है वो मेडिकल बुक कराना है। बुक कराने के बाद जो है वो आप वहाँ पे मेडिकल हो गए तो उसका तकरीबन उसका भी विद इन अ वीक आपको जो है वो अब वो आ जाती है ईमेल कि ये आपका मेडिकल हो चुका है। वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करते, वो डायरेक्टली सीआईसी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनको जो है वो डायरेक्टली आपका रिज़ल्ट जो है वो भेज देते हैं, क्योंकि वो उनसे लिंक्ड होता है। इसके अलावा आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आपको जो है वो अपलोड करने होते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। जब आप जीआईसी 10,000 पे कर देते हो, अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़ी पे कर देते हो, तो इस स्ट्रीम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो मुझे लगता है कि वो ये है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की कोई नीड नहीं है। ये एक ऑप्शनल है, लोग करते हैं अपलोड, लेकिन बेसिकली इस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर दी है, आपने अपना जो लिविंग एक्सपेंस है जो जीआईसी के थ्रू $10,000 वो पे कर दिया है। तो बेसिकली ये स्ट्रीम आपको अलाउ करती है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करो, क्योंकि कन्वेंशनल जो तरीका है जो नॉन एसडीएस जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। उसके लिए नॉन एसडीएस के लिए अलग से बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ लोग होते हैं उनके जो बेसिकली जो कैश फ्लो होता है वो अलाइन नहीं होता, तो उनके लिए सबसे अच्छा है क्या वो एसडीएस के थ्रू अप्लाई करें। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप अपने स्पाउस और अपने बेसिकली जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनको भी अपने साथ यहाँ पे ला सकते हैं। साथ आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उनके साथ उनका भी अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी स्पाउस होती हैं वो ओपन वर्क परमिट पे आती हैं, और वो आती हैं या आता है तो वो फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और आपको जो अलाउ होता है काम करना वो 20 आवर्स अलाउ होता है। अच्छा, 20 आवर्स जो स्टूडेंट को अलाउ होता है वो ऑफ कैंपस होता है। बेसिकली जब आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे आ रहे होते हो तो आप बेसिकली समझ लो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो पढ़ने के लिए, वही आपकी जगह है, वही आपकी सब चीज़ें हैं। तो जो आपने काम करना है वो ऑफ कैंपस करना है, जाहिर सी बात है, कैंपस के बाहर। तो उसकी जो अलाउंस है वो पर वीक 20 आवर्स है। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा काम करना है तो सिर्फ एक ही उसका सलूशन है कि आप कोई ऑन कैंपस जॉब ढूंढो। तो ऑन कैंपस जॉब बेसिकली जब आप ढूंढते हो तो उसके जो ये 20 आवर्स होते हैं ये काउंट नहीं होते, तो आप वो 20 आवर्स भी कर सकते हो और ऑन कैंपस अनलिमिटेड काम कर सकते हो, जितने आवर्स आप चाहो आप काम कर सकते हो। बेसिकली आप इतना कर नहीं सकते क्योंकि स्टडीज़ के साथ ये कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिनेरियो है सारा। बाकी जो स्पाउस आपकी आती हैं उनको आप अपने साथ लेकर आ सकते हो, और वो वर्क परमिट पे होती हैं, वो फुल टाइम काम कर सकती हैं, उनको अलाउ होता है कि जितना भी वो चाहें वो काम करें। जो आपके चिल्ड्रन होते हैं वो यहाँ पे स्कूल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, ना बस की या यूनिफ़ॉर्म की, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्कूल में यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। तो आपका जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन होगा वो यहाँ पे फ्री में यहाँ पे स्कूल में पढ़ सकता है आराम से, कोई इतना मसला नहीं होता। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और बेसिकली कुछ लोग जो है वो गिफ्ट डीड्स लगवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ी तो पे कर दी होती है। तो जो एप्लीकेशन लोग फ़िल कर रहे होते हैं, जो जहाँ तक मैंने जो है वो उनको एनालाइज़ किया है, कि वो ये दिखाना चाह रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि सेकेंड ईयर की फ़ी हम किस तरीके से पे करेंगे। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो इवैल्यूएशन होती है, तो वो पीबीए इवैल्यूएटर्स होते हैं, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं इवैल्यूएट अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो आप दिखा सकते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा हाँ ये सेकेंड ईयर की फ़ी के लिए भी इसके पास एक्सपेंसेस मौजूद हैं, ये आराम से कर सकता है अफोर्ड। गिफ्ट डीड के बारे में आपको बता दिया। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट डीड दी है फॉर एग्जांपल, तो वो आप डीड बना के जो है वो लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं जो कि आ रही हैं, गिफ्ट डीड, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस होती हैं,
कार इवैल्यूएशन है, गोल्ड इवैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हैं फर्स्ट ईयर फ़ी, जीआईसी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, डीएलआई से एक्सेप्टेंस चाहिए आपको, बेसिकली यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और अब फ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं मैंडेटरी। अगर हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक अपनी एसओपी लिखनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ मास्टर्स करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग में, और लेकिन मेरा जो बैचलर्स था वो बायोमेडिकल में था। तो किस तरीके से मैंने इसको अलाइन करना है वो मुझे हर चीज़ उसमें जो है वो डिफ़ाइन करनी थी उस एसओपी में। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ने आना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहा, पाकिस्तान में अगर ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं तो मैं वहाँ क्यों नहीं कर रहा, यहाँ क्यों कर रहा हूँ। अपनी जितने भी मेरा फाइनेंशियल सिनेरियो है वो सब मैं अपना एसओपी में बताऊँगा कि मेरी क्या जॉब है, अगर यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे पास क्या चांसेस हैं कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा और मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें आपने एसओपी में कवर करनी है। ये एक अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपने जो है वो एसओपी में हर एक चीज़ ऐसे डिफ़ाइन करनी है कि एट दी एंड वीज़ा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके वापस पाकिस्तान या अपने जो भी कंट्री है वहाँ पे वापस चले जाएंगे। अगर उसे ये नहीं लगेगा तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो इस तरीके से फ़ाइल करें कि उसको ये लगे कि आप अपनी कंट्री ये सब चीज़ें करके वापस चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे पीआर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको फुलफिल करनी है। तो आपको किसी न किसी तरीके से उसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी हैं। चाहे वो आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करें, चाहे वो एसओपी के थ्रू करें। तो एसओपी रिकमेंडेड है कि एसओपी के थ्रू ही करनी चाहिए सारी चीज़ें, उसमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।